बच्चों शुक्राणु जनन हमने आपको बता चुके हैं बच्चों कि जिस शब्द के आगे जनन लग जाए उसका अर्थ होता है मरना, अर्थात शुक्राणु जनन की परिभाषा हुई शुक्राणु का मरना। और शुक्राणु कहाँ बनता है बच्चों? शुक्राणु नर में बनता है, और नर में कहाँ बनता है? विषण या टेस्टिस में बनता है। ठीक है, तो नर का जो विषण है, ठीक है, उसमें शुक्राणु के बनने की क्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि शुक्राणु जनन कैसे बनता है। और हमने अभी आपको बताया कि एक जो है शुक्र जनन नलिका होता है। और बच्चों यदि शुक्र जनन नलिका का अध्ययन नहीं किया है तो पहले आप इसका अध्ययन करें। तो इस तरह से नली होती है, यदि हम इसको नली को काट देते हैं तो इस तरह से यह गोलनुमा संरचना बन जाता है। और यह भी हमने बताया था कि जो आपका जो है शुक्र जनन नलिका है उसके दो स्तर होते हैं, एक बाह्य स्तर, दूसरा अंतर स्तर। जो अंतर स्तर होता है बच्चों, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिलिथियम। एपिलिथियम कोशिका, यह एपिलिथियम की कोशिका होती है बच्चों, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 या 2n होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कोशिका होता है। अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसका अध्ययन अब हम ग्राफ के द्वारा करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें जो है ग्राफ इतने से अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो यह जो एपिलिथियम की कोशिका है जिसकी गुणसूत्रों की संख्या 46 है या 2n जिसको कहते हैं, तो यह आपका हो गया बच्चों, यह एपिलिथियम। एपिलिथियम एपिलिथियम की यह जो कोशिका है, ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है बच्चों? यह आपका शुक्र जनन नलिका में पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या यह 2n होती है। अब बच्चों इसमें होता है समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन होता है बच्चों इसमें। समसूत्रीय विभाजन के द्वारा, ठीक है, इसमें दो कोशिका इस तरह से विभाजित होती है। इस तरह से दो कोशिका विभाजित होती है, एक कोशिका ये और दूसरी कोशिका ये। यह दो कोशिका 2n होगा। पुनः इसमें समसूत्री विभाजन होता है, असंख्य समसूत्री विभाजन होता है। फिर उससे जो है यह दो कोशिकाओं का इस तरह से विभाजन होता है, दो कोशिकाओं का इस तरह से, और इनकी भी संख्या 2n ही होगी बच्चों, क्योंकि यह समसूत्री विभाजन ही है, तो इनकी संख्या 2n होगी। ठीक है, अब यहाँ जो है इनकी, ठीक है, पहली अवस्था समाप्त हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि जो शुक्राणु जनन है इनमें 3 अवस्थाएं होती है, 3 चरण होता है। तो यह इनका पहला चरण है, और इस पहले चरण को हम लोग बोलते हैं गुणन अवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणन अवस्था। तो इनका जो पहला चरण है इनको हम गुणन अवस्था कहते हैं। पहला चरण क्या है? ये जो एपिलिथियम की कोशिका है, जो गुणसूत्र जो है 2n है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री द्वारा जो है इस तरह से असंख्य कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इस कोशिका को हम लोग नाम देते हैं शुक्र जनक कोशिका। इससे जो निर्माण होता है शुक्र जनक कोशिका का निर्माण होता है। शुक्र जनक कोशिका का निर्माण बच्चों होता है। अब ध्यान रखिए कि यह जो है कोशिका बच्चों, यह जो है बड़ा होकर आकार में बड़ा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका शुक्र जनक कोशिका, ठीक है, यह अपने आसपास की को जो है कोशिकाओं से जो है पोषक प्रदान करता है, पोषक ले लेता है। क्योंकि आपको पता है कि एक सर्टोली कोशिका होता है जो इसको पोषक प्रदान करता है। तो सर्टोली कोशिका आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनसे पोषक लेकर यह कोशिका जो शुक्रजनक कोशिका है, यह कोशिका आकार में बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन बच्चों इसमें कोई विभाजन नहीं होता, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। यह आसपास की कोशिकाओं से पोषक लेकर तथा सर्टोली कोशिका से पोषक लेकर यह आकार में बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इनके गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होता है। ठीक है, और इसको जो आकार में बड़ा हो गया पोषक लेकर, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक
शुक्र जन कोशिका, प्राथमिक शुक्र जन कोशिका, यह प्राथमिक शुक्र जन कोशिका है बच्चों। इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ। इसी के साथ बच्चों इनका जो दूसरा चरण है वह संपन्न हो जाता है, और जो दूसरा चरण है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि अवस्था। इनको हम बोलते हैं वृद्धि अवस्था। यह दूसरा चरण है। अब इनका तीसरा चरण क्या होता है बच्चों कि यह जो प्राथमिक जो शुक्रजन कोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन दो होता है बच्चों, तो यह अर्धसूत्रीय फर्स्ट है, तो इसमें अर्धसूत्रीय फर्स्ट होता है। और अर्धसूत्रीय फर्स्ट के दौरान जो है इसमें जो है दो कोशिका, अर्धसूत्रीय के दौरान दो कोशिका का निर्माण होता है इस तरह से। और आपको पता है कि यह अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n था, तो जब अर्धसूत्रीय होगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधा हो जाएगी, अर्थात n इसमें आ जाएगा और n इसमें आ जाएगा। और इससे यह जो कोशिका बना, इन कोशिका को हम कहते हैं द्वितीयक। इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक शुक्रजन, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। यह द्वितीयक शुक्रजन कोशिका हो गया बच्चों, ठीक है। और पुनः ध्यान रखिए, पुनः इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। यह अर्धसूत्रीय फर्स्ट था, अब अर्धसूत्रीय सेकेंड का विभाजन होगा, और इसमें अर्धसूत्रीय सेकेंड के दौरान इससे दो कोशिका और इससे दो कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इससे एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा, इससे एक कोशिका, इससे एक कोशिका और इससे एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और यह जो कोशिका का निर्माण होगा इस कोशिका को बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु प्रसूत, शुक्राणु प्रसूत, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर तो अर्धसूत्रीय फर्स्ट हुआ, इनमें जो है n आ गया। अब इसका अर्धसूत्रीय विभाजन पुनः हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों? यह जो इसमें n था, ठीक है, अब n का अर्धसूत्रीय विभाजन हो, अर्थात n का भी अगर आधा हो तो क्या होगा बच्चों? चूंकि जो गुणसूत्र है वह पहले से आधा है, अब इनका आधा नहीं हो सकता, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या n ही होगा बच्चों। इसमें गुणसूत्रों की संख्या n ही होगा, क्योंकि एक बार जो है अर्धसूत्रीय जो है विभाजन हो चुका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है, अब आधा गुणसूत्र नहीं हो सकता, क्योंकि गुणसूत्र संख्या या तो 46 होते हैं, इनको हम 2n कहते हैं, या इनका आधा 23 होता है गुणसूत्र, जिसको हम n कहते हैं। तो दो ही गुणसूत्र होता है, या तो 46 या तो 23, इसका आधा नहीं हो सकता। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या n होता है, इसको हम शुक्राणु प्रसूत कहते हैं, ठीक है। और जो यह इनकी अवस्था है, इस अवस्था को बोलते हैं परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था। यह परिपक्वन अवस्था है बच्चों, ठीक है। और यह ध्यान रखिए, जो शुक्राणु पशु है यह आगे चलकर, ठीक है, यह विकसित होकर, ठीक है, स्पर्म का निर्माण कर लेता है। इस तरह से 4 स्पर्म बन जाते हैं, इस तरह से 4 स्पर्म का निर्माण हो जाता है। इस तरह से 4 स्पर्म का निर्माण हो जाता है। इस तरह से देखेंगे तो 4 स्पर्म का निर्माण हो गया, ठीक है। और यही आपका स्पर्म या शुक्राणु, इसी को हम शुक्राणु या इसी को हम स्पर्म कहते हैं। यही शुक्राणु या यही स्पर्म है, अर्थात हमने शुक्राणु को बना लिया और इसी क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए, इसमें किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसमें इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि जो आपका शुक्राणु जनन है, शुक्राणु जनन में कितने चरण होते हैं बच्चों? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शुक्राणु जनन में
जो है माने शुक्राणु बनने की क्रिया में 3 चरण होता है। पहला गुणन अवस्था, दूसरा वृद्धि अवस्था, तीसरा परिपक्वन अवस्था। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है, जो एपीलिथियम कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, उसके विभाजन से कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? उससे शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। और जो शुक्रजन कोशिका का निर्माण है वह किस अवस्था में होता है? तो यह गुणन अवस्था में होता है। दूसरा पूछ सकता है कि शुक्रजन कोशिका से किस कोशिका का निर्माण होता है? तो शुक्रजन कोशिका से प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें कौन सा विभाजन के द्वारा होता है? तो यह देखिए, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है इसमें कोई विभाजन नहीं होता, बल्कि जो शुक्रजन कोशिका है यही आकार में बड़ा होकर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का निर्माण हो जाता है। और जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है वह किस अवस्था में होता है? ठीक है, यह वृद्धि अवस्था में होता है, अर्थात यह दूसरा चरण होता है। और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से, ठीक है, किस कोशिका का निर्माण होता है? तो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? अर्धसूत्री फर्स्ट द्वारा। ठीक है। फिर जो है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु प्रसूं का निर्माण होता है। और शुक्राणु प्रसूं से 4 स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। बच्चों, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि प्राथमिक शुक्रजन कोशिका कितनी प्राथमिक जन कोशिका है? 1 है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका कितनी है? 1। तो एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो एक प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से 4 शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि जो है 50, यदि आपसे पूछ दे कि 50 जो है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से 50 प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कितने स्पर्म का निर्माण होगा? ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ एक कोशिका था, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका कितना था? 1 था। 1 से बना 4, तो 50 जो है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कितने स्पर्म का निर्माण होगा? तो 50 गुणे 4, क्योंकि 1 से 4 स्पर्म बन रहा है। तो 50 प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से कितने स्पर्म का निर्माण होगा? तो 50 गुणे 4 अर्थात 200 आपके स्पर्म का निर्माण होगा। 200 स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक बच्चों, इसी तरह देखिए यहाँ प्रश्न पूछ सकता है या बना सकता है। देखिए द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, यहाँ द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कितनी है बच्चों? 1, 2। तो 2 द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से कितने स्पर्म का निर्माण हुआ? 4 स्पर्म का निर्माण हो सकता है कि द्वितीयक शुक्रजन कोशिका 2 द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से कितने स्पर्म का निर्माण होता है? तो 4 स्पर्म का निर्माण हो सकता है। और इसी तरह से पूछ दें कि 50, ठीक है, 50 द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से कितने स्पर्म का निर्माण होगा? तो कितनी होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ जो है 2 से 4 बना, 2 से माने 2 कोशिका था, 1 कोशिका से 2 और 1 कोशिका से 2। ठीक है, अर्थात 1 कोशिका से द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कितनी कोशिका? 1 कोशिका, 2 कोशिका। तो 1 कोशिका से 2 बन रहा है, इस 1 कोशिका से 2 बन रहा है, अर्थात 1 कोशिका से 2 बन रहा है। तो 50 द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से कितने बनेंगे? तो 50 गुणे 2 अर्थात 100 स्पर्म का निर्माण होगा। इस तरह से भी प्रश्न ये बना सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने जो है शुक्राणु जनन के विषय में पूरी तरह से अध्ययन कर लिया। यदि बच्चों अब आगे जो हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने शुक्राणु जनन देख लिया और अगले वीडियो में अंडाणु जनन कैसे होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण किस अंग में होता है, तो यह आपने अध्ययन कर लिया है कि जो है अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। लेकिन अंडाशय में किस तरह से होता है उस प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। नर में जो शुक्राणु बनता है उस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। मादा में जो अंडाणु बनता है उस प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं।
ठीक है। तो अंडाणु जनन का निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।